हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केवल क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, इसके आसपास के जो भी फैक्ट हो सकते हैं, जो भी कंसेप्ट हो सकते हैं, उसे देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में इसके आसपास से भी क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसे आप हैंडल आसानी से कर पाएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? समझिएगा, ध्वनि तरंग हमारे पास दो प्रकार की होती है। तरंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। एक को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, जो तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है, इसे शीर्ष कहते हैं। ऊपर वाला क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसे नीचे वाला क्या कहते हैं? गर्त बोलते हैं। वैसा तरंग जो शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और कोई तरंग सघन और विरल के रूप में चलती है, कहीं बहुत पास पास है, कहीं दूर दूर है, कहीं पास पास है, इस प्रकार चलती है तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। इस तरंग का, अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है ध्वनि। अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है? ध्वनि है। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश। ये जो होती है, याद रखेगा, जो ध्वनि होती है या अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ये आंतरिक तरंगें होती है। क्या होती है? ये आंतरिक तरंगें। ऐसा तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसी तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे आयांत्रिक तरंग कहते हैं। अयांत्रिक तरंग कहते हैं। तरंग या इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ध्यान रहेगा आपको, तरंग दो प्रकार के, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, जो शर्त और शीर्ष और गर्त के रूप में चलती है अनुप्रस्थ कहते हैं, जो सघन और विरल के रूप में चलती है अनुदैर्घ्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रकाश है। अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल पूछेगा प्रकाश, और अनुदैर्घ्य का एग्जाम्पल क्या है? ध्वनि। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं क्योंकि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक का परिभाषा ही होता है वैसा तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा तरंग जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या रहा है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तो नहीं है, क्या है? अनुदैर्घ्य है या यांत्रिक भी है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक सभी जानते होंगे, क्या है? न्यूटन है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट शक्ति का मात्रक। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। जूल किसका मात्रक है? जूल ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक है। ऊर्जा या ऊष्मा का मात्रक पूछेगा, ऊर्जा ऊष्मा या कार्य का मात्रक पूछेगा तो क्या है? जूल है। ऊर्जा ऊष्मा कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल दाब का मात्रक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट हमेशा याद रखना है, शक्ति का मात्रक है। वोल्ट क्या है? नहीं, वाट शक्ति का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर या विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विभवांतर या विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। इसका प्रतीक कैसा होता है? ओम का जो प्रतीक होता है इस प्रकार का प्रतीक होता है, ठीक है। वाट किसका मात्रक है? तो वाट अभी बता चुके हैं, शक्ति का मात्रक। वाट पूछेगा, शक्ति का मात्रक। वोल्ट पूछेगा, विभव या विभवांतर का मात्रक। कह रहा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किस पर आधारित होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कब होता है? पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए पानी है तो इसे कहते हैं हवा है, तो इसे कहते हैं विरल माध्यम। क्या? विरल माध्यम। और पानी को कहते हैं सघन माध्यम। जब प्रकाश सघन माध्यम से चलती है और पुनः सघन माध्यम में चली जाती है तो इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया। कब होता है? क्रिटिकल एंगल बड़ा होता है, वो बात का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल इसका याद रखना है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किस में होता है? तो आपको एक याद रखना है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए पूछेगा मृग मारीच का। इसमें पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। ये क्या होता है? मान लीजिए कि रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण सभी चीज़ का जो छाया है वो रेगिस्तान में दिखाई देता है। इसलिए हिरण को लगता है कि वहाँ छाया दिखाई दे रहा है तो पानी है,
अब पानी की खोज में जाता है, पानी नहीं मिलता है, इधर उधर भटकते हुए मर जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मृगमरीचिका। मृगमरीचिका हो गया या फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। क्या मृगमरीचिका हो गया या फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। एक इसका एग्जाम्पल है फाइबर ऑप्टिक्स। एक क्या होता है, अगर प्रकाश को बहुत अधिक दूर भेजना है बिना ऊर्जा के ह्रास किए हुए, तो उसे क्या, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के प्रोसेस से गुजरना होता है। इसे क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। तो आंसर क्या हुआ, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया। देखिए इधर ओम का नियम का सूत्र है। ओम का नियम बराबर क्या होता है, V बराबर IR। ओम के नियम में क्या होता है, ओम के नियम जो बोलता है I जो है किसके समानुपाती है, I जो है V के समानुपाती है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR। जूल किसका मात्रक है, वे बताएं। जूल कार्च, जूल किसका मात्रक होता है, कार्च का, ऊष्मा का या ऊर्जा का, इसका मात्रक क्या है, जूल है। तो कार्च का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। कह रहा है मानव में उत्सर्जन का मुख्य भाग क्या है, तो मानव में हृदय तो परिसंचरण का भाग है। हृदय परिसंचरण का मतलब जहाँ से खून का प्रवाह, परिसंचरण का भाग है। यकृत किसका भाग है, यकृत तो पाचन का भाग है। यकृत ये सब का भाग है, क्योंकि वहाँ से बाइल जूस निकलता है, पेशाब से होता है बाइल जूस। फेफड़ा किसका भाग है, तो फेफड़ा जो है श्वसन तंत्र का भाग है। श्वसन तंत्र का भाग है, श्वसन, सांस लेते हैं, सांस छोड़ने में। गुर्दा जो है जिसको किडनी कहते हैं, किडनी कहते हैं, ये क्या है, उत्सर्जन का भाग है। उत्सर्जन का भाग है। उत्सर्जन का मतलब क्या है, हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, हमारे शरीर से खराब पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है। ATP को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा संग्रहित रहता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा पैदा करता है, ऊर्जा उत्पन्न या प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश उत्पन्न तो नहीं करता। ATP होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस प्रकार आप लोग देखे होंगे कोशिका के अंदर। इसमें क्या होता है, ATP होता है। ATP का मतलब ATP, एडेनोसिन, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, इस रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसमें ATP में ऊर्जा संग्रहित होता है। तो आंसर क्या है, ऊर्जा संग्रहित होगा, आंसर ये होगा। अगला, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। याद रखना है दो चीज़, एक तो होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। संवहनीय उत्तक के दोनों है, संवहनीय उत्तक, जाइलम में, जाइलम से जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। खनिज लवण का परिवहन होता है, खनिज लवण का परिवहन, यानी जड़ से खींचकर ले जाता है ऊपर। इसमें क्या होता है, इसमें भोजन का परिवहन होता है। फल द्वारा भोजन का परिवहन होता है। याद कैसे रखना है, देखिए याद रखना है, जा से जाइलम, जा से जल, यानी जाइलम में जल का परिवहन होता है। फ्लोएम में क्या, एक में जल होगा तो एक में भोजन का परिवहन होगा। किस में कह रहा है, भोजन का परिवहन, जाइलम तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा, फ्लोएम होगा। स्टोमाटा क्या होता है, पत्ती में जो छिद्र होता है, पत्ती में जो छिद्र होता है उसे कहते हैं स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। यह गार्ड कोशिका या रक्षित कोशिका द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा, रक्षित कोशिका द्वारा घिरा होता है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाने की क्रिया, क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O से ग्लूकोज बनाने की क्रिया, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्रिया क्या कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन निकलता है, तो ये क्रिया प्रकार, जब पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से और जड़ द्वारा जल लेता है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऊपर से प्रकाश आता है। अब पौधा अगर हरा है, हरित लवक अगर उसमें है, तो क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है, CO2 निकलता है। इसमें भी छो लगा होता है, तो इसे क्या कहते हैं, पूरा प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या किससे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है, जो यहाँ ऑक्सीजन आया किससे निकल कर आया, तो ऑक्सीजन यहाँ जल से निकल कर आया, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, क्या जिससे निकल के आया, जल से निकल के आया। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है, जल से द्वारा होता है। देखिए अम्ल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अम्ल जो होता है,
अम्ल जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। इससे कौन सा आयन निकलता है, इससे H+ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O+ निकलता है। स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। इसका pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। एक चीज़ बहुत अच्छा याद रखना है, अनिल एक नाम है, उसे याद रखना है। आ जो होता है अम्ल है, नीला से क्या किया, लाल किया। आ का मतलब आ हुआ, ना का मतलब नीला हुआ, इससे मतलब लाल। जो अम्ल जो है वो क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को, नीला को क्या करता है, लाल करता है। अगर लाल को नीला करेगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, क्षार होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। पूछ रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आपको याद रखना है क्या, खट्टा होता है, क्योंकि क्या लिखते हैं, किसी अम्ल का नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का नीला लिटमस पत्र क्या कर देता है, नीला जो है लाल कर देता है। ध्यान रखना, नीला क्या करता है। बेस जो होता है उसे क्षार कहते हैं। बेस क्या होता है, क्षार होता है। यह स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। pH मान कितना होता है, 7 से अधिक। कहेगा किसी सोल्यूशन का pH मान 8 है, वो क्षार होगा या अम्ल होगा, तो कहेंगे 7 से अधिक है तो क्षार होगा, और 7 से कम रहता है तो अम्ल होता है। उसके बाद आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद इससे कौन सा आयन निकलता है, जल में घुलने पर OH आयन, हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है जल में घुलने पर। तो आपको याद रखना है बेस का स्वाद कैसा होता है, बेस यानी क्षार का स्वाद कड़वा होता है। देखिए HCl का pH मान लगभग कितना होता है, तो HCl का pH मान आपको याद रखना है कितना होता है, 1 होता है। H2SO4 का pH मान भी याद रखना है। H2SO4 का pH मान 0 के आसपास होता है। HCl का pH मान 1 होता है। HCl का pH मान कितना होता है, 1 होता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है खून का pH मान कितना होता है, खून का pH मान 7.4 होता है। और एक पूछा जाएगा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान हमारे पास कितना होता है, 7। इन चारों pH मान को याद रखना है, बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए आगे कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। वो क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में तो अस्थिर अवस्था में ही रहेगी। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व का नियम किसने दिया, गति का नियम तो न्यूटन दिया, लेकिन जड़त्व का नियम गैलीलियो द्वारा दिया गया। गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप की दूरबीन की खोज की, गैलीलियो द्वारा दिया गया, याद रखना है। दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ने की, अच्छा से याद रखना है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक बता चुके हैं, वाट होता है। शक्ति विद्युत शक्ति रहे कोई शक्ति रहे, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट। जूल किसका मात्रक है, 2-3 बार बजा चुके हैं। कार्य का, ऊष्मा का, ऊर्जा का, इसका मात्रक क्या है, जूल है। ओम किसका मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक, किसका मात्रक, प्रतिरोध। वाट किसका मात्रक है, वोल्ट। वोल्ट किसका, विभवांतर या विभव का मात्रक क्या है, विभवांतर या विभव का मात्रक हमारा वोल्ट है। आगे देखिए कह रहा है मनुष्य के लाल रक्त का रंग जो होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, तो मनुष्य का रक्त का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना है। इसमें जो रक्त जो होता है उसमें ठोस पदार्थ भी है, उसमें तरल पदार्थ भी है। क्या आप बोले, इसमें ठोस पदार्थ भी है, इसमें तरल पदार्थ भी है। तो ठोस पदार्थ में 3 चीज़ होता है, एक RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, और एक होता है प्लेटलेट्स, PLATELETS प्लेटलेट्स। और तरल पदार्थ में होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। तरल पदार्थ में, रक्त के तरल पदार्थ में क्या होता है, प्लाज्मा, जो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन, जिसमें कोई रंग नहीं होता है। ध्यान रखना है RBC रेड ब्लड सेल से लाल होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 120 दिन का। ये WBC क्या करता है, RBC लाल होता है, एक क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है WBC रोग प्रतिरक्षी के लिए काम करता है। रोग प्रतिरक्षी यानी रोग नहीं जो होने देता है वो कौन सी है, WBC है। इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितना होता है। प्लेटलेट जो है खून का थक्का जमाने में मदद करता है। खून का थक्का मान लीजिए कट गया तो खून का थक्का, खून बंद कैसे होता है, तो प्लेटलेट के कारण होता है। खून का थक्का जमाने में मदद करता है। आवश्यक की कमी से एक रोग होती है जिसे डेंगू कहते हैं। 6 कहेगा डेंगू में किसकी कमी ज़्यादा हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला कह रहा है हृदय में रक्त का संचार कितने बार होता है, तो हृदय में रक्त का संचार 2 बार होता है। इसे कहते हैं दोहरी परिसंचरण तंत्र। क्यों, कैसे 2 बार होता है, पहले तो
पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त जो है, मान लीजिए पूरा शरीर से हृदय से बना दिए तो पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त आ गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ आया, इसके बाद यहाँ से फेफड़ा में जाता है। क्या जाता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा से शुद्ध होकर फिर आता है। तो एक बार तो अशुद्ध गया, उसके बाद हृदय से कहाँ गया? फेफड़ा में गया। फेफड़ा में शुद्ध होकर माने ऑक्सीजन उसमें, फेफड़ा ऑक्सीजन मिलकर फिर हृदय में आता है। तो कितने बार आता है? 2 बार आता है, जिसे कहते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण। कह रहा है मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में एल्वोलाई होता है। फेफड़ा में क्या होता है? इस प्रकार होता है, एल्वोलाई बना हुआ होता है इस प्रकार। इसमें छेद, बिंदु बिंदु छेद छेद रहता है। इससे ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। हर एक बार जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा एल्वोलाई होता है। इसे कूप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कूप क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन चला जाता है, रक्त में मिल जाता है और आगे ट्रांसफ़र होता है, और उससे रक्त में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या माने अशुद्ध पदार्थ है वो वहाँ बाहर निकल जाता है। अगला क्या है? मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किए थे। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका नाम है पिजियम सेटिवम। पिजियम सेटिवम आपको याद रखना है। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पिजियम सेटिवम। मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि मटर के पौधे 1 से 2 वर्ष में हो जाते हैं। इसलिए अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रयोग करेंगे जो 40 वर्ष में पौधा तैयार होता है, तो 40 वर्ष की जीवन बहुत बड़ी जीवन होती है, तो उतना दिन रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, दिक्कत है। इसलिए इस मटर का पौधा। दूसरा कारण क्या था? कम टाइम ड्यूरेशन, पहला कारण। दूसरा कारण ऐसे पर प्रयोग किया जाता है जिसकी बहुत सारी वैरायटी है, क्योंकि उसका प्रयोग ज़्यादा सफल माना जाएगा। तो मटर की बहुत सारी वैरायटी आप देखे होंगे, लाल मटर है, पीला मटर है, कुछ घुंघरेला मटर इस प्रकार होता है, कुछ गोल मटर होता है। तो इस प्रकार की मटर की बहुत सारे वैरायटी है। तो इसके माने जो प्रयोग करने के दो कारण क्या थे? एक तो कम अवधि में तैयार हो जाता है, दूसरा इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना ग्रहण करना। डीएनए क्या होता है? चलिए, डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है। पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत ऊर्जा है। मूल स्रोत की ऊर्जा कौन सी है? सूरज। सूरज ही सभी को ऊर्जा देता है। तो पूछेगा पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है सूर्य। वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होती है? तो वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? वातावरण गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, यानी पृथ्वी से जितने भी ऊष्मा निकल रही है वो वायुमंडल के बाहर नहीं जा पा रही है। किस गैस के कारण? CO2 के कारण। तो CO2 कारण, क्योंकि गर्म गैस होती है, इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आंसर याद रखिएगा CO2। कह रहा है ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण होता है? तो ओजोन परत का क्षय सबसे ज़्यादा CFC के कारण होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CHLORO FeLORO क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए, जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी कार्य तरीका क्या है? तो जल संरक्षण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका क्या है? वर्षा जल संचयन। जैसे वर्षा हो, वर्षा से मैक्सिमम जल जो आता है, तो वर्षा जल संचयन क्या करेंगे? वर्षा के जल को अच्छे से संचय करेंगे तो जल संरक्षण हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अगर चाहते हैं इस प्रकार के सेट बार बार आपको आए और उसके बाद अच्छे से आपको रिवीजन कराते रहे, ताकि साइंस या सोशल साइंस किसी भी में नवी साइंस का ही लेंगे, साइंस के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो, कंसेप्ट के साथ आप अच्छे से क्वेश्चन को सीखें। तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा सर अच्छा लगा और मुझे बहुत सारा इस प्रकार के सेट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।